एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और आपको एचआरए नहीं मिलती है यानी हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलती है, तो जो रेंट आप पे कर रहे हैं इनकम टैक्स में उसकी बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो रेंट पे जो भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलती है इनकम टैक्स में दोस्तों, उसके लिए दो सेक्शन बनाए गए हैं। पहला तो यह है सेक्शन 1013A जो कि एचआरए के लिए आपको मिलता है, विच मीन्स कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो आप इस सेक्शन 1013A में टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको कि एचआरए मिलता ही नहीं है, उसके लिए सेक्शन 80G बना दिया गया है। इस सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए, वो सैलरीड एम्प्लॉय है ना, वो गलती क्या करते हैं, जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तो वो सेक्शन 1013A में एचआरए तो क्लेम करते ही करते हैं, साथ में वो 80G में भी क्लेम ले लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप फेक तरीके से एचआरए का बेनिफिट क्लेम करते हैं या 80G का बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो आपको तुरंत तो उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, आप इजीली अपना रिफंड ले लेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद कभी कभी असेसमेंट ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है और आपसे उसका प्रूफ मांग सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक नोटिस जारी की गई है। ये जो नोटिस भेजी गई है दोस्तों, ये सेक्शन 1336 की नोटिस है, जो कि ये पावर देता है डिपार्टमेंट को कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में दी है उसका वो आपसे डिमांड कर सकता है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा गया है विथ रिस्पेक्ट टू क्लेम ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A फॉर हाउस रेंट अलाउंस। तो एचआरए के लिए जो लोग एग्जेम्पशन क्लेम किए उसके लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांग रहा है। वैसे 80G में भी आपने यदि क्लेम ले लिया, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन 1013A में भी एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लेते हैं और उसके बाद सेक्शन 80G में भी रेंट पेमेंट का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। तो इसमें भी डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको बहुत केयरफुल हो जाना है असेसमेंट ईयर 25 और 26 के लिए, जिसका फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एक्चुअल अमाउंट है उसी को आप क्लेम करें, नहीं तो इस तरीके की नोटिस आपको भी इशू की जा सकती है और आपसे जवाब मांगा जा सकता है। ऐसे लोग जिनको कि एचआरए मिलता है वो सेक्शन 1013A में कैसे एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं उसका प्रोसेस दिया हुआ है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो कभी मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए। एक सैलरीड एम्प्लॉय जिसको एचआरए मिल रहा है, उसको एचआरए जो रिसीव होता है वो उसके सैलरी का ही पार्ट होता है। तो पहले एचआरए सैलरी में जुड़ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जितना आपको एचआरए मिलता है वो पूरा आपका एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे कुछ रूल बनाए गए हैं एग्जेम्पशन का, जिसको कि आपको फॉलो करना है और इस एग्जेम्पशन रूल के आधार पर ही आपको एग्जेम्प्टेड अमाउंट को कैलकुलेट करना है। इसके बाद एचआरए में से आपको माइनस करना है। बहुत सारे लोग गलतियां यही करते हैं कि जितना एचआरए उनको मिला उतना एचआरए पूरा क्लेम कर लिए, उसमें उनको नोटिस जारी की जाती है। अब यहाँ पे आप अपने आईटीआर में इसको क्लेम कर पाते हैं। यहाँ पे रूल ये भी कहता है कि यदि आप 1013A में एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आप 80G का रेंट का कोई भी क्लेम वहां पे नहीं ले सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 80G की यदि हम बात करें, ठीक है, जो कि बिना एचआरए के लिए आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80G का जो क्लेम है वो कौन कर सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय है जिसको कि एचआरए नहीं मिलता है। दूसरा व्यक्ति कोई सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, लॉयर है, सीए है, जो भी हो, यदि वो रेंट का पेमेंट कर रहा है तो वो 80G में उसका क्लेम ले सकता है। और कोई इंडिविजुअल बिजनेसमैन है जो कि किराए के मकान में रहता है तो वो भी इसका क्लेम कर सकता है। यहाँ पर ये जो भी पर्सन्स है इनको किसी भी माध्यम से एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए। यदि एचआरए रिसीव हो रहा है कहीं से तो फिर 80G का डिडक्शन ऐसे लोग क्लेम नहीं कर सकते, फिर 1013A इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 80G के लिए भी कुछ डिडक्शन के रूल्स बनाए गए जिसको कि आपको दोस्तों फॉलो करना है। इसमें भी गलती ये होती है कि जितना आपने रेंट पे किया उतना टोटल अमाउंट आप क्या करते हो 80G में दिखा देते हो, लेकिन वो पूरा अमाउंट एक्सेप्ट नहीं होता है। उसका भी रूल है जिसको मैं भी डिस्कस करेंगे। रूल फॉलो करने के बाद आपको फॉर्म 10BA पहले सबमिट करना होता है। यदि आपको 80G का डिडक्शन क्लेम करना है
तो ITR भरने से पहले आपको फॉर्म 10BA सबमिट करना होगा। इसके बाद आप अपने ITR में इसका डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। सबसे पहले नंबर आता है प्रॉपर्टी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है। यदि कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है जिसमें कि आप रहते हैं, किराया देते हैं, तो उसका आप क्लेम ले सकते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स की भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि आप खुद रहते हैं और वहाँ से अपना कामकाज करते हैं, जाते आते हैं, जॉब करते हैं। तो पेरेंट्स के केस में ये है कि आपका एक एग्रीमेंट इनके साथ जरूर बना होना चाहिए। उस एग्रीमेंट में रेंट का अमाउंट मेंशन होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी क्लेम ले सकते हैं। यदि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, अब उसका आप सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के तहत आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप 80GG में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जिस सिटी में आप जॉब कर रहे हैं उस सिटी में आपकी खुद की यदि संपत्ति है, खुद की प्रॉपर्टी है और आप वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, आप किसी अगले किराए के मकान में रह रहे हैं, तो ऐसे लोग भी 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद यदि आप एक ऐसे मकान में रह रहे हैं जिसका रेंट आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो लैंडलॉर्ड है, जो भी प्रॉपर्टी का जो ओनर है, उसका पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा फॉर्म 10BA सबमिट करते समय। इसके बाद चेंज ऑफ जॉब। कई बार क्या होता है कि आप मान लीजिए कि 5 मंथ्स किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के यहाँ आपने जॉब किया और वहाँ पर आपको HRA मिल रहा था, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर जब भी आपको फॉर्म 16 इशू करेगा, जो भी है सैलरी स्लिप वगैरह, उसमें आपकी HRA मेंशन होती है। तो इनकम टैक्स में भी आप HRA क्लेम करेंगे। और आपने 6 महीने के बाद जॉब को शिफ्ट कर दिया, किसी दूसरे जगह आपने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे आपको HRA नहीं मिलती। तो यदि आपने इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ है तो भी आप 80GG का यहाँ पे डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? इसके बाद ये है कि मैंने बताया आपको कि आपको फॉर्म 10BA सबमिट करना है पोर्टल पे, उसके बाद आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब डिडक्शन की देखिए एक लिमिट भी है, इस लिमिट को आपको ध्यान रखना है। ये आपको इसी लिमिट के तहत ही केवल डिडक्शन क्लेम करने को मिलेगा। देखिए 5000 रुपीज़ पर मंथ या फिर 60,000 इन ए ईयर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लिमिट है। मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 60,000 रुपीज़ का डिडक्शन 80GG में आप क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5000 रुपीज़ पर मंथ का मतलब यही हुआ कि कई बार क्या होता है कि आप 5-6 महीना आप रहे उस घर में, फिर आप वहाँ से किसी दूसरे घर में चले गए या फिर आपकी जॉब ही नहीं लगी, तो उस केस में उतने महीना, जितना महीना आप रहे उतने महीने का 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे। इसका 25% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब हुआ ऐसी इनकम जिसपे आपको टैक्स पे करना है, मतलब कि सारे डिडक्शन वगैरह माइनस करने के बाद जो इनकम आती है। तो इस जब टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे आप, तो उसमें आपको 80GG का कोई भी अमाउंट इसमें एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। और 25% ले लेंगे। इसके बाद रेंट पेड माइनस 10% ऑफ इनकम, जो आपने रेंट पे किया वो अमाउंट आप ले लेंगे और 10% ऑफ इनकम, ये दोनों माइनस कर देंगे। इन तीनों में से जो भी अमाउंट आएगा यही आपका डिडक्शन का अमाउंट होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने रेंट पे किया है वो टोटल अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा 80GG में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 80GG का आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फॉर्म 10BA कैसे सबमिट करना है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम जल्द ही लेकर के आएंगे चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।